मैं सर्द खाने में नौकरी करती थी। जब एक हामला औरत का जनाजा आया, सब कहने लगे बहुत बदकार औरत थी, तवाइफ थी, इसके पेट में नाजायज़ बच्चा है। कोई इसे हाथ लगाने को राजी ना था, जबकि मैं हैरान थी क्योंकि मुझे इसकी मैयत से खुशबू आ रही थी। जब मैं इसे गुस्ल देने लगी और इसके जिस्म से कपड़ा हटाया तो इसका वजूद चांदी जैसा चमक रहा था। मैं जानना चाहती थी इसका कौन सा नेक अमल था जिसकी वजह से ये इतनी खुशगवार महक रही थी। सब इसकी बुराई करने में लगे हुए थे। जब एक बूढ़े फ़कीर ने मुझे पुकारा और बोला वो बहुत बदकार थी, इसका एक नेक अमल बहुत बड़ा है। वो इस रात मैं भी मामूल की तरह अपनी ड्यूटी कर रही थी जब ज़ैनब पापा मेरे पास आई और कहने लगी कि एक लड़की आई है और तुम्हें इसकी आखिरी रसूमात का इंतज़ाम करना है। मैं जानती थी कि ये मेरा ही तो काम था, मगर वो मुझसे ये बात इतनी राजदारी से कह रही थी और जल्द ही मुझे अंदाज़ा हो गया कि आखिर वो मुझे इतनी राजदारी से वो काम करने के लिए क्यों कह रही थी। जब मैं इस लड़की की तरफ बढ़ी तो मुझे इसके जिस्म से एक मशहूर कुन खुशबू आ रही थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। मैं हैरान थी कि पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लाश सर्द खाने में लाई जाती, इसके जिस्म से इतनी अच्छी खुशबू उठती, बल्कि जो भी लाश सर्द खाने में लाई जाती थी कुछ देर के बाद ही इसमें से बदबू उठने लगती थी। मेरा सर फटने लगता था। जब मैं इसके जिस्म से कपड़ा हटाया तो इसका चांदी की तरह चमकता हुआ वजूद देखकर मैं हैरान रह गई थी और मुझ पर यह इंकशाफ हुआ कि शायद वो लड़की हामला भी थी। मैंने इस लड़की के बारे में ज़ैनब आपस से पूछने की कोशिश की थी, मगर इन्होंने मुझे ये कहकर खामोश करवा दिया कि मेरा जो काम था मैं इस पर ही ध्यान देती कि ना कि इस लड़की के बारे में कुछ जानने की कोशिश करती। मगर मेरा तजस्सुस था आगे बढ़ता ही जा रहा था। मैंने ज़ैनब बाबा की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो वो मुझे बताने लगी कि जिस लड़की के बारे में मैं उनसे जानना चाह रही हूँ वो लड़की एक बहुत बदकार औरत है। इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत से गुनाह किए हैं और शायद वो तवाइफ थी। मुझे लगा कि शायद ज़ैनब पापा मुझसे झूठ बोल रही थी, क्योंकि जब वो तवाइफ होती तो इसके जिस्म से इतनी खूबसूरत खुशबू ना उठती जो मुझे अपनी तरफ खींचती। मगर ज़ैनब आपा कहने लगी कि वो सच बोल रही थी, क्योंकि जब इस लड़की की मौत हुई थी तो कोई भी इसका जनाजा तक उठाने को तैयार ना था, बल्कि जिस कोठे पर वो रहती थी वहाँ भी कोई इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ना था, बल्कि इसको लावारिसों की तरह सड़क के बीचों बीच फेंक दिया गया था। जब लोगों ने इसकी लाश को मुख्तलिफ अस्पतालों के सर्दखाने में जमा करवाने की कोशिश की तो हर एक ने इसको जमा करने से इनकार कर दिया और अपने अस्पताल में इसके वजूद को लेने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि वो हर जगह बदनाम थी। हर कोई इसके साथ मुँह काला कर चुका था और कोई भी इसको हाथ लगाने को, इसकी आखिरी रसूमात अदा करने को या इसकी तदफीन करने को तैयार ना था। जब वो हमारे अस्पताल में आई तो ज़ैनब पापा को इस पर तरस आ गया और उन्होंने इस अस्पताल के अमले से नज़रें बचाकर इसका सर्द खाने में रखने का फैसला किया था। ज़ैनब बाबा का कहना था कि इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया था वो चाहे जितनी भी गुनाहगार थी, मगर अब तो वो एक मुर्दा वजूद के अलावा और कुछ ना थी। वो किसी भी मुर्दा वजूद के इस तरह से बेहुरमती होते हुए नहीं देख सकती थी। इसने जो भी किया था वो अपने गुनाहों का कफ़ारा खुद ही अदा करने को तैयार थी। इसके अमाल तो इसके अपने ज़िम्मे थे, लेकिन ज़ैनब बापा की आखिरी रसूमात अदा करके सिर्फ अपना फ़र्ज़ निभा रही थी और इसकी लाश को इज़्ज़त देकर सर खाने में ले आई थी। मगर मेरा नाम रमला है, मेरा ताल्लुक़ रहीम यार ख़ान से है, हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा बाप एक बेरोज़गार और बेहिस शख्स था जिसको घर बैठकर बस मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत थी, क्योंकि पढ़ा लिखा था नहीं, इसको कोई नौकरी भी नहीं मिलती थी। वो मेहनत और मशक्क़त वाला काम करने के लिए तैयार ही ना था। अम्मा ही थी जो एक ग्रेजुएट नर्स थी और जैसे तैसे करके घर को चला रही थी। अम्मा को वेले रहने के अलावा नशा करने की भी आदत थी। इसी वजह से वो सारा दिन आराम से घर पर बिस्तर में पड़ा रहता और रात बस नशे में घर से बाहर गुजार देता। इसका सारा सारा दिन अपने अय्याशियों में गुजर जाता है, इसीलिए घर की इसे कोई फिक्र ना थी। अब्बा तो कमाता नहीं था, इसीलिए घर में हमेशा गुर्बत और तंगदस्ती का ही राज था। मेरी अम्मा एक साबिर औरत थी और हम 3 लड़कियों के लिए हर तरह की तकलीफ सहती थी। हर तरह की तकलीफ सहती थी और खुद को हर मुश्किल के लिए तैयार करती थी। मेरे घर में हमेशा खाने की कमी रहती थी। अक्सर तो ऐसा होता कि हमारे बहुत से दिन फाकों में गुजर जाते। हम 3 बहनें अक्सर रात को भूखी सोती और जब खाना मिलता तो अम्मा की कोशिश होती कि वो अपना हिस्सा भी हमें ही दे दिया करती। अब्बा की लापरवाही और नशे की आदतें हमारे घर को तबाह बर्बाद कर दिया था। जब घर के हालात ज़्यादा ही ख़राब रहने लगे तो अम्मा ने ये कुछ करने का फैसला किया, क्योंकि अब्बा तो घर में कोई एक पैसा तक नहीं लेकर आता था। तब अब्बा ने मुश्किल के इस घड़ी में घर को चलाने का फैसला किया, ताम वो हम लड़कियों को 2 वक्त की रोटी खिला सकती और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर सकती। अम्मा ने नर्स का कोर्स किया था। जब कोई और सूरत नज़र ना आई तो अम्मा ने शहर के ही एक अस्पताल में नर्स की नौकरी करना शुरू कर दी और इज़्ज़त के कुछ पैसे कमा कर घर लाने लगी। दिन रात मेहनत करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेती ताकि हमें खाना और कपड़े दे सकती। जब अब बाप को
हमारा ख्याल ना था, तो अम्मा ने तो घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ करना था, इसीलिए अम्मा ने अस्पताल में मामूली सी नर्स की नौकरी के ज़रिए ही घर का खर्च चलाना शुरू कर दिया। मैं अब्बा की ये हालत को देखकर परेशान रहती थी, क्योंकि अम्मा सारा दिन कोई ना कोई काम करती रहती थी ताकि हमें 2 वक़्त की रोटी मिल सकती। मेरा दिल तो अम्मा को सारा दिन मेहनत करता देखकर बहुत दुखता था, क्योंकि वो अब्बा के ताने भी सहती थी, घर के काम-काज भी अलग करती थी और अस्पताल की ड्यूटियाँ। मैं अपनी कम उम्री की वजह से इनके लिए कुछ ना कर पाती थी। मेरी अम्मा के लिए अब्बा के साथ ज़िंदगी गुज़ारना आसान नहीं था। इसके बावजूद भी अम्मा ने कभी हिम्मत और सब्र का नामा नहीं छोड़ा था। अक्सर ऐसा होता कि अब्बा जो भी पैसे कमाती, अब्बा वो छीन कर अपने नशे की अय्याशियों पर खर्च कर देती। अम्मा कई बार छुप-छुप कर पैसे जमा करती ताकि इन पैसों से हम लड़कियों की ज़रूरियात पूरी कर सकती। मगर अब्बा को जब भी इन पैसों का पता चलता, वो अम्मा पर चीखने चिल्लाने लगता और इन्हें अम्मा से छीन लेता। अब्बा ने सिर्फ़ एक नशा ही नहीं था, बल्कि सख्त दिल और गुस्सैल इंसान भी था। वो हमेशा अम्मा को और हम बेटियों को इतना गुस्से का निशाना बनाता। इसे जब भी किसी बात पर गुस्सा आता, वो गुस्सा में आकर अम्मा पर ही गुस्सा उतारता था। जब कभी अब्बा नशे के हालत में घर आता, तो घर आते ही वो अम्मा पर बुरी तरह से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। पहले तो बात सिर्फ चीखने चिल्लाने तक महदूद रही, मगर फिर बात सिर्फ चीखने से आगे बढ़ चुकी थी। अब वो अम्मा को मारने से भी गुरेज नहीं करता था। मैं हमेशा अपनी अम्मा को अब्बा से पिटते देखती थी, मगर खौफ के मारे कभी कुछ ना कह पाती। अगर कभी मैं अम्मा को बचाने के लिए आगे बढ़ती, तो अब्बा मुझे भी मारने लग जाता। जब अब्बा अम्मा को मारता, तो मैं अपनी दोनों बहनों को लेकर घर के कोने में छुप कर रोती और अल्लाह से दुआ करती मेरा अब्बा अच्छा बन जाए। मेरे लिए मेरा बचपन एक अज़ियतनाक ख्वाब की मानींद ही गुजरा था। अम्मा की सख्त दिली, ज़ुल्म जबर और घर की गुर्बत ने मेरी मासूमियत को वक्त से पहले छीन लिया था। मैं सारा दिन गली के कोने में खड़ी होकर गली के दूसरे बच्चों को देखती थी। जब मैं इन बच्चों को अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी देखती, तो मेरे दिल में एक अजीब सी हसरत जन्म लेती थी। मुझे हमेशा ये देखकर बहुत तकलीफ होती कि दूसरे बच्चों के अम्मा अब्बा इनके लिए तरह तरह के खिलौने, कपड़े और दूसरे खाने पीने की चीज़ें लेकर आते थे, मगर हमारे पास ना तो वो सहूलतें थी, ना वो मुझे अब्बा या वो मोहब्बत। हम अब्बा हमारे लिए खिलौने, कपड़े तो दूर, कभी एक रोटी कभी इंतज़ाम नहीं करते थे, बल्कि वो तो हमेशा हमारे ही सामने हमारी माँ को बुरी तरह मारता पीटता रहता था। अब्बा की नशे की आदत ने हमारे घर की हालत को बर्बाद कर दिया था। मेरी छोटी बहनों के दिलों में एक अजीब सा खौफ बढ़ गया था। घर में अक्सर खाने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। इस वक्त मेरी उम्र लगभग 15 साल थी, जब एक रात अब्बा ने फिर से नशा करके घर आते ही अम्मा को मारना शुरू कर दिया। मैंने हिम्मत करके अब्बा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब्बा से मेरी मुदाखलत बर्दाश्त ना हुई और वो भी और ज़्यादा गुस्से में आ गया और मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। अम्मा तो हमेशा मेरे लिए ढाल बनी रहती थी। वो जानती थी कि अब्बा के जुल्म और नशे की आदत ने हम सब की ज़िंदगियों को वासिल जहन्नुम कर दिया है, मगर वो फिर भी हम बेटियों की हिफाजत के लिए मुमकिन कोशिश करती। एक रात मैं अपनी दोनों छोटी बहनों को सीने से लगाए एक कोने में खड़ी सिसक रही थी, क्योंकि अम्मा कमरे के दूसरे कोने में पड़ी अब्बा से मार खा रही थी। इस दिन भी नशे में धूत अब्बा घर आया और इसकी सुर्ख आंखें शैतान की मानिंद थी। वो वहशियों की तरह अम्मा पर चीख रहा था। मैंने ज़िंदगी में कई बार अम्मा को रोते सिसकते चीख के देखा, मगर इस दिन कुछ अलग था। वो रात सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकती थी। इस रात अम्मा के चेहरे पर वो हिम्मत नहीं थी जो वह हर जुल्म सहने के बावजूद भी हमें हौसला देती थी। इस दिन शायद वो जुल्म सहते सहते थक चुकी थी। अब्बा हमारे लिए जैसे एक नासूर बन चुका था। इसकी शराब नोशी की लत ने हमें फाकों तक पहुंचा दिया था। अम्मा सारा सारा दिन काम करके जो कमाती, वो अब्बा की हवेस की नज़र हो जाता था। जब अम्मा इनकार करती, तो अब्बा इस पर ऐसे जुल्म ढाता कि दीवारें भी इसके दर्द की गवाह बन जाती थी। मगर इस रात अम्मा ने अब्बा से कहा था कि मैं अब मज़ीद जुल्म नहीं सह सकती। अम्मा के वो अल्फाज अपनी तौहीन लगे। वो बिफर गए जानवरों की तरह अम्मा की तरफ लग थे और इसे पूरी तरह से पीटने लगी। मैंने हिम्मत करके छोटी बहनों को कोने में धकेला और अब्बा को रोकने के लिए आगे बढ़ी, मगर अब्बा ने मुझे भी ज़ोर से परे धकेल दिया और मैं फर्श पर गिर गई। अम्मा की तकलीफ दे चीखें सुनकर मेरी बहनें भी सहम गई थी। मैं बेबसी से देख रही थी कि मेरा ज़ालिम बाप कैसे मेरी माँ पर जुल्म डाल रहा था। फिर अचानक एकदम आका सा हुआ, क्योंकि अब्बा ने अम्मा के बाल खींच कर इसे दीवार में मारा था और अम्मा बेसुध होकर ज़मीन पर गिर गई थी। मैं भागकर अम्मा के करीब गई, मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। अब्बा एक तरफ खड़ा गुस्से से हाँप रहा था और इसका हाथ कांप रहा था और इसके चेहरे पर भी एक पल के लिए हैरत छा गई थी, जैसे इसे यकीन ना हो वो क्या कर बैठा था। मगर उस लम्हे मेरे अंदर एक जैसे आग भड़क उठी थी। मैंने बेख्तियार करीब पड़ा लोहे का एक राड उठाया और गुस्से से अब्बा की तरफ लपकी और फिर पूरी कुव्वत से इसके सर पर वार कर दिया था। अब्बा एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया था, मगर वो फर्श पर गिर गया। इसके सर से खून बहने लगा और वो एक मछली की तरह तड़पने लगा था। मैं वहीं खड़ी कांपती रही। इस वक्त कमरे में सिर्फ अब्बा के हाँफने की आवाज़ें आ रही थी। वो बार बार हिलने की कोशिश करता, मगर शायद इसमें ताकत नहीं बची थी। इसकी आंखें वहशत से खुली हुई थी और फिर अब्बा का जिस्म साकित हो गया था और मेरे हाथ से वो राड गिर गया था। पड़ोसियों ने हमारी चीखें सुनकर दरवाज़ा तोड़ दिया था। अम्मा ज़मीन पर
जान सी पड़ी थी। अब्बा की लाश खून में लथपथ थी। लोग हैरत और खौफ से हमें देख रहे थे, मगर शायद लोग भी जानते थे कि मेरा बाप जैसा इंसान था, इसका मर जाना ही बेहतर था। अब्बा की मौत को छुपाने में हमारे मोहल्लेदारों ने हमारी मदद की थी और सबको यही बताया था कि मनुष्य की वजह से छत से गिरकर मर गया है। मोहल्ले वाले अम्मा को उठाकर अस्पताल ले गए। अम्मा कुछ घंटे बाद होश में आ गई थी। जब इसने अब्बा के बारे में सुना तो वो जैसे सत्ते में चली गई, मगर फिर हम 3 बेटियों को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि हमने इस रात को क्या कुछ देखा था। अगर मैं इस रात हिम्मत ना कर पाती तो शायद अब्बा की कहर से कभी आज़ाद ना हो पाते। अम्मा ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, शायद इसके पास कहने को कुछ बचा ही नहीं था, मगर इस दिन के बाद से अम्मा ने बेहद बीमार रहने लगी और अस्पताल ड्यूटी पर भी ना जा सकती थी। अम्मा भी बीमार होकर घर में पड़ गई तो काफ़ी दिनों की छुट्टी के बाद अस्पताल वालों ने भी इसे पूछा तक ना था कि बल्कि किसी किस्म की भी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अब्बा के गुजर जाने के बाद से तो जैसे अम्मा को एक चुप सी लग गई थी। वो तो बस सारा दिन बैठी खाली चारपाई को घूरती रहती थी, जहाँ पर अब्बा नशे की हालत में सारा दिन और रात पड़ा रहता था। मुझे समझ नहीं आता था कि अब्बा के गुजरने का गम है, इसके साथ रहते हुए वो तकलीफ में थी, मगर अब्बा के गुजरने के बाद वो मेरी छोटी बहनों के चेहरे पर से खौफ की चादर हट गई थी और वो जो हर वक्त डरी सहमी थी अब्बा के बाद से वो खेलने कूदने लगी थी। अब्बा के मरने के बाद हमारी ज़िंदगी तो जैसे एकदम से बदल गई थी। मुझे लगा कि जैसे अब्बा के बाद घर में एक अजीब सा सुकून आ गया था, मगर इस सुकून के साथ अम्मा की खामोशी दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। वो बस एक खाली नज़र थी, दिल तो दीवार को तकती रहती, जैसे वो अपने माजी में उलझी हुई हूँ। मैंने कई बार इसकी आंखों में आंसू भी देखे थे, मगर अम्मा इन आंसुओं को छुपाने की नाकाम कोशिश करती। मुझे ये तक मालूम था कि अम्मा को अब्बा के मरने का दुख नहीं था, बल्कि शायद वो इस वक्त को याद करती थी जो इसने अब्बा के साथ गुजारा था। वो वक्त जो इसके साथ हमारे लिए भी एक इंसाफ की मानी नहीं था। अम्मा की ऐसी हालत के बाद मुझे सबसे पहले घर की फिक्र होने लगी, घर के अखराजात कैसे चलेंगे। अम्मा जब अस्पताल में काम करती थी तो किसी ना किसी तरह घर का खर्च चलता था, मगर जब वो मुमकिन ना रहा तो मुझे परेशानी होने लगी। छोटे बहनें तो कमसिन थी, मुझे अंदाज़ा हो गया कि अम्मा और बहनों का पेट पालना मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मोहल्ले वालों ने चंद दिन तो हमारी मदद की, फिर वो रुख मोड़ गए। मुझे भी अंदाज़ा था कि ज़्यादा दिनों तक हम दूसरों के सहारे नहीं जी सकते। तब एक दिन मैंने हिम्मत की और मोहल्ले के एक जनरल स्टोर वाले चचा के पास चली गई। इनसे कहने लगी मुझे काम करना है, मैं घर चलाने के लिए कोई काम करने को तैयार हूँ। वो कुछ देर तो मुझे देखते रहे, कहने लगे तुम अभी बहुत छोटी हो, लेकिन अगर तुम मेहनत कर सकती हो तो मैं तुम्हें दुकान पर कोई छोटा मोटा काम ही दे दूंगा। इनकी दुकान की सफाई सुथराई और चीज़ों को सलीके से रखने का काम करने लगी। मुझे इतने पैसे मिल जाते कि मैं दाल रोटी से गुजारा कर सकती थी। वो चचा तो अच्छे आदमी थे, मगर दुकान पर हर किस्म के लोग आते हैं। कुछ लोग मुझ पर अजीब सी नज़र डालते, मगर मैं खामोशी से अपना काम करती रहती। इस दुकान से मिलने वाली मामूली रकम से घर का गुजारा करना आसान नहीं था, मगर कम अज़ कम हम भूखे नहीं सो रहे थे। अम्मा भी ज़्यादातर खामोश थी रहती, मगर वो बहनों का ख्याल रखती थी। सब कुछ जैसे तैसे चल रहा था कि एक दिन अम्मा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसका बुखार बहुत तेज़ हो गया और वो मुसलसल कमज़ोर होती जा रही थी। मैं अम्मा को जल्दी से अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने मुझे अम्मा के कुछ टेस्ट करवाने का कहा। मैंने किसी न किसी तरह से पैसे जमा किए, अम्मा के टेस्ट करवाए। अम्मा के टेस्ट करवाने में बहुत से पैसे लगे, मगर इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने डॉक्टर से कहा वो मुझे कुछ वक्त दे, मैं इसके सारे पैसे लौटा दूंगी, मगर वो डॉक्टर शायद किसी सूरत मानने को तैयार नहीं था। वो मुझे पैसे दिए बगैर वापस आने ही नहीं दे रहा था। मैं बीमार माँ को लेकर सारा दिन अस्पताल में नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि मेरी दोनों बहनें घर में हमारा इंतज़ार कर रही थी। तब मैंने डॉक्टर से मिन्नत की कि वो मुझसे चाहे तो कोई भी काम करवा ले, मगर मुझे अम्मा को लेकर घर जाने दे। डॉक्टर ने पहले तो मुझे सर से पाँव तक देखा, फिर कहने लगा कि ठीक है, अस्पताल के तहखाने में एक सर्द खाना है जहाँ पर मुर्दों लोगों को नहलाया जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही औरत काम करती है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। इससे ज़्यादा काम नहीं होता। अगर मैं इस औरत की मदद कर दिया करूँ तो वो मेरा उधार भी माफ़ कर देगा और हर महीने मुझे कुछ पैसे भी दे दिया करेगा। मुझे तो सर खाने का नाम सुनकर ही खौफ महसूस होने लगा। भला ये कोई आसान काम था कि ज़मीन से कितने फुट नीचे मुर्दा खाने के में मुर्दे के साथ वक्त गुजारना। मुझे तो ये सोच सोच कर ही खौफ होने लगा, अगर कोई मुर्दा मेरे सामने उठ बैठा तो ज़मीन के नीचे बचाने वाला भी कोई नहीं आएगा। मगर मेरे पास इसके सिवा और कोई इशारा नहीं था कि मैं इस डॉक्टर की बात मान लेती, क्योंकि वो डॉक्टर तो एक हिसाब की मुझे नौकरी ही दे रहा था और वो मुझे दुकान की निस्बत पैसे भी ज़्यादा मिल सकते थे। मैंने हामी तो भर ली थी, मगर मारे खौफ के मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे और बार बार मेरी नज़रों के सामने अब्बा का खून से लथपथ मुर्दा वजूद घूमने लगा था, क्योंकि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी में सिर्फ एक वही लाश देखी थी जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था। मैं भला इस रात को कैसे भूल सकती थी। मैंने डरते हुए इस डॉक्टर की बात मान ली, क्योंकि अम्मा की दवा और बहनों की ज़रूरत का ख्याल तो मुझे ही रखना था और मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। अगली रात मैं अस्पताल के सर्द खाने पर अपनी ड्यूटी करने पहुंच गई। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत भी थी, पहले से काम कर रही थी। इसका नाम ज़ैनब था। वो एक दुबली पतली औरत थी जिसे के चेहरे पर कई बरसों की थकन थी। इसने मुझे एक बात बताई थी जिसके बाद से मेरे अंदर का खौफ एकदम ख़त्म हो गया। वो कहने लगी कि मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुर्दा किसी भी किस्म को
इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं जो कि एक इंसान दूसरे इंसान को पहुंचाता है। ये सुनकर मुझे हिम्मत हुई। मैं सोचने लगी कि ज़ैनब पापा ने ठीक ही कहा है। भला मुर्दा इंसान हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? बल खतरा तो हमें इंसानों से होता है। वहाँ पर हर तरह बड़ी बड़ी धातों के दराजों में लाशें रखी हुई थी। इनमें कुछ सफ़ेद चादरों में लिपटी हुई थी। वहाँ सर्द खाने के अंदर शदीद ठंड थी। मुझे तो लगता था जैसे मैं बर्फ़ के किसी गार में आ गई हूँ। ज़ैनब पापा बूढ़ी थी और इससे ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मुझे इसकी मदद करने के लिए रखा गया था। मुझे कहती थी कि वो सब बेबस मुर्दे लोग हैं जिनका वक्त पूरा हो गया था, हमें बस इनकी आखिरी देखभाल करनी होती है। और मुझे इस औरत की बातों से बड़ी तसल्ली हो जाया करती थी। इस सर्द खाने में मेरा पहला काम एक लाश के कपड़े तब्दील करवाना था। जब मैंने कांपते हाथों से चादर हटाने लगी तो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। एक लम्हे को मुझे ऐसे लगा जैसे इस मुर्दा शख्स की आंखें खुल रही हों, मगर वो सिर्फ मेरा वहम था। वो काम आसान तो नहीं था, मगर मुझे चंद घंटों के काम के बदले में तनख्वाह अच्छी मिलने लगी थी। इन पैसों से अम्मा की दवा आ जाती थी, साथ बहनों के लिए खाने का इंतजाम हो जाता था। कुछ ही दिनों में इस सर्द खाने में काम करते मुझे एहसास हुआ कि इस सर्द खाने में काम करना इस जनरल स्टोर में काम करने से भी बहुत आसान था, क्योंकि वहाँ पर कोई भी मुझे अजीब नज़रों से घूरता नहीं था। मुझे इन मर्दा जिस्मों से दो अब डर नहीं महसूस होता था, वो जो स्टोर पर आने वाले लोगों से महसूस होता था। चंद ही दिन इस जगह पर काम करते हुए मुझे ऐसी आदत हो गई कि मुझे वो काम बाकी सब कामों की निस्बत बहुत आसान और बेहतर लगा था। इस सर्द खाने में हर रोज़ कई किस्म की लाशें आती और हर लाश के पीछे एक अनोखी कहानी होती थी। कई बार तो मुर्दा जिस्म के वजूद से इस कदर बदबू आती कि मेरा दम घुटने लगता। मुझे फिर घर की हालत मेरी नज़रों के सामने आ जाती और मुझ में हिम्मत पैदा होती कि वो सारा काम कर सकती जिससे मुझे इज्जत की रोटी मिल सकती थी। इस सर्द खाने में काम करते हुए मुझे एक हफ्ता हो चुका था। शुरू में वहाँ पर जिन चीज़ों ने मुझे खौफजदा किया, आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे मेरे मामूल का हिस्सा बन गई। पहली बार जब मैंने किसी लाश के कपड़े बदले तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मैं बेखौफ होकर वो काम करने लगी। ज़ैनब आपा ठीक ही तो कहती थी कि डर सिर्फ हमारे जहन का एक वहम है, असल खतरा जिंदा लोगों से होता है। मुर्दा लोग तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मगर सर्द खाने में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो जाती थी जो आम नहीं होती थी। कभी कभार किसी लाश की आंखें खुली होती थी जैसे वो मुझे देख रही हूँ, कभी किसी का हाथ मुड़ता, कभी मगर ज़ैनब आपा ही थी जो मुझे समझाती कि वो सब इत्तफाकात होते हैं, मुर्दे नहीं जागते, बस तुम्हारे दिमाग तुमसे खेल रहा होता है। मैंने खुद को समझा लिया कि वो महज मेरे वहम थे। मैं सारी रात अपनी ड्यूटी करती, वहीं पर आने वाली लाशों को साफ करती, इनके कपड़े बदलती, अपनी तनख्वाह लेकर घर चली जाती। मेरी तनख्वाह भी वक्त के साथ अच्छी होने लगी थी और अम्मा की दवा वक्त पर आने लगी। मैंने के खाने पीने की फिक्र भी कम हो गई थी। मेरे घर के हालात बेहतर होने लगे थे। अम्मा की तबीयत भी मामूल पर आने लगी। मगर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे वजूद को हिला कर रख दिया। वो रात भी आम रातों की तरह ही थी। मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। ज़ैनब आपा ने मुझे इस वक्त आकर एक काम समझाया कि इस दिन एक नौजवान लड़की की लाश आई थी। हैरत की बात थी कि इसके मुर्दा जिस्म को अस्पताल के बाहर बंद हालत में फेंक दिया गया था, इसीलिए मैंने पहले इसके जिस्म को एक चादर से ढांप दिया। मुझे इस लड़की की हालत देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, क्योंकि इसका जिस्म देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो माँ बनने वाली थी। मेरी आंखें देखकर है ना आपा बोले, इस लड़की के मुतालिक कुछ सवालात आ रहे हैं। तब वो कहने लगी कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मगर तुम अपना काम करो और जल्द अज जल्द से इसका नापाक वजूद अपनी नज़रों के सामने से गायब कर दो, क्योंकि ये लड़की इस काबिल नहीं कि तुम अपना दिमाग इसके बारे में सोच के ज़ाया करो। इससे पहले तो मैंने कभी किसी लाश के बारे में दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर मैं जैसे ही इस लड़की के करीब गई तो इसके जिस्म से एक मशहूर खून खुशबू महसूस हो रही थी। मैं ज़ैनब पापा की बातें सुनकर सोचने लगी कि आखिर वो लड़की के बारे में क्या कहना चाहती हैं। अगर इसका वजूद इतना ही नापाक था, इसके वजूद से खुशबू कैसे उठ रही थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, जबकि सर्द खाने में तो लाश भी आती है, इसके जिस्म से कोई खुशबू नहीं आती, बल्कि हर वक्त अक्सर लाशों से बदबू उठती है कि मेरा सर चकराने लगता है। इस लड़की के जिस्म से उठने वाली खुशबू मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया था। मैं इसके जिस्म से कपड़ा हटाने लगी। जब मैंने इसके जिस्म से कपड़ा हटाया मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इसका जिस्म ऐसे चमक रहा था जैसे मेरे सामने कोई एक चांदी का मुजस्मा हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया था कि मेरे सामने एक लाश है या कोई खूबसूरती में डूबा हुआ चांदी का मुजस्मा है। मुझे इसकी सजावट के लिए कहा गया था। जब मैंने इसके जिस्म को छुआ तो इसका जिस्म भी रुई की तरह नरम और नाजुक था, जबकि मैं जानती थी कि मुर्दा वजूद तो अकड़ जाता है। इसके कपड़े उतारने में मुझे बहुत मुश्किल पेश आती है, मगर इस लड़की का वजूद तो इस तरह से नरम पड़ा हुआ था कि मैं जहाँ भी हाथ लगाती वहाँ पर मेरे हाथों के निशान पड़ जाते थे। जबकि मैंने इस लड़की के कपड़े तब्दील करके इसका जिस्म महफूज जगह पर रख दिया तो मुझे तजस्सुस होने लगा कि मैं इसके बारे में जानती, आखिर वो कौन है, कहाँ से आई है, इसकी हालत किसने की है। और मैंने ज़ैनब बाबा से इस लड़की के बारे में पूछना शुरू किया, मगर ज़ैनब बाबा को मेरा इस लड़की के बारे में सवाल करना पसंद नहीं आया। वो मुझे कहने लगी कि मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी करूँ और अपनी तनख्वाह लेकर घर चली जाऊँ, मगर मेरे जहन में बार बार इस लड़की का तस्वुर आ रहा था। जब मैंने ज़ैनब बाबा की बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत की तो वो मुझे बताने लगी, जिस लड़की के बारे में मैं इनसे जानना चाहती हूँ वो लड़की एक
بدکار عورت ہے، اس نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں اور شاید وہ طوائف تھی۔ مجھے لگا کہ شاید زینب باپا مجھے جھوٹ بول رہی ہے، کیونکہ اگر وہ طوائف ہوتی تو اس کے جسم سے وہ مسحور کوئی خوشبو نہ اٹھتی جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر زینب باپا کہنے لگی وہ سچ بول رہی تھی، کیونکہ جب اس لڑکی کی موت ہوئی تو کوئی بھی اس کا جنازہ اٹھانے کو تیار نہ تھا، بلکہ وہ جس کوٹھے پر رہتی تھی وہاں بھی کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس کو لاوارثوں کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ پھینک دیا گیا تھا۔ جب لوگوں نے اس کی لاش کو مختلف ہسپتالوں کے سرد خانوں میں جمع کروانے کی کوشش کی تو ہر ایک نے اس کے مردہ وجود کو وصول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ ہر جگہ بدنام تھی اور ہر کوئی اس کے ساتھ منہ کالا کروا چکا تھا، اور کوئی بھی اس کو ہاتھ لگا کر اس کی آخری رسومات ادا کرنے کو یا اس کی تدفین کرنے کو تیار نہ تھا۔ جب وہ ہمارے اسپتال آئی تو زینب باپا کو اس پر ترس آ گیا، انہوں نے ہسپتال کے عملے سے نظر بچا کر اس کو سرد خانے میں رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ زینب باپا کا کہنا تھا کہ لڑکی نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کیا وہ چاہے جتنی بھی گناہ گار تھی، مگر اب تو وہ ایک مردہ وجود کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ کسی مردہ وجود کی اس طرح سے بے حرمتی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے گناہوں کا کفارہ خود ہی ادا کرنے والی تھی۔ اس کے اعمال تو اس کے اپنے ذمے تھے، لیکن زینب باپا اس کی آخری رسومات ادا کر کے صرف اپنا فرض نبھا رہی تھی اور اس کی لاش کو عزت دے کر سرد خانے میں لے آئی تھی، مگر وہ خود ہی اس کے وجود کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے مجھے وہ کام دیا اور کہا کہ میں جلد از جلد اپنا کام ختم کر کے اس کے وجود کو اسپتال کے عملے کی نظر سے غائب کر دیتی، کیونکہ اگر کسی کے اس کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو شاید اس لڑکی کو اس سرد خانے سے بھی نکال دیا جاتا اور اس کی لاش شاید جانوروں کا مقدر بن کر ہی رہ جاتی۔ زینب باپا نے مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بتا تو دیا تھا، مگر مجھے ان کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر وہ اتنی ہی بد کردار ہوتی تو اس کے جسم سے اتنی خوشبو کیوں اٹھ رہی ہوتی؟ میں اس لڑکی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، مگر وہ بہت مشکل تھا۔ مراد میری بے چین ہی رہی تھی۔ زینب باپا کی کہانی نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرے ذہن میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں کئی لاشیں دیکھی تھی، مگر وہ سب سے مختلف تھی۔ وہ خوشبو جو میرے دماغ پر عجیب سا اثر ڈال رہی تھی، میں نے خود کو کئی بار سمجھایا تھا، میں فضول سوچ رہی تھی، مگر میرا دل تھا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اگلی رات جب میں اپنی ڈیوٹی پر گئی تو سب کچھ عام ہی تھا، لیکن جیسے ہی میں نے سرد خانے میں قدم رکھا مجھے ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہونے لگی۔ میرا دل چاہا کہ میں ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھتی۔ تبھی میں نے لاشوں کی شیلف پر نظر دوڑائی، مگر وہ لڑکی تو وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ میں نے زینب آپا سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اسے راتوں رات کہیں اور لے گئی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جو مر گیا سو مر گیا اور ہمیں بس اپنا کام کرنا چاہیے تھا، جس کے ہمیں پیسے ملتے ہیں۔ ان کو غصہ آ گیا تھا تو میں خاموش تو ہو گئی تھی، مگر دل میں ٹھان چکی تھی کہ اس لڑکی کے بارے میں ضرور معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ میں نے اس آدمی کے بارے میں معلومات اکٹھی کی جو اسے اسپتال لے کر آیا تھا، لاشوں کو نیچے والے حصے میں لے کر آتا تھا اور اس کے پاس آنے والی لاشوں کا سارا ڈیٹا بھی اکٹھا کرتا تھا۔ جب میں نے اس سے آنے والی لڑکی کے بارے میں پوچھا جو کم عمر بھی تھی اور حاملہ بھی، تو پہلے وہ خاموش ہو گیا، پھر مجھے کہنے لگا مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، کیونکہ جس لڑکی کے بارے میں پوچھ رہی تھی ویسی تو کوئی لڑکی اسپتال نہیں آئی تھی، مگر میرے بار بار ضد کرنے پر اس نے مجھے اس لڑکی کا پتہ ہی بتا دیا تھا، کیونکہ وہ لڑکی اس قدر مشہور تھی کہ سبھی اس کو جانتے تھے۔ میں حیران تھی، وہ لڑکی جس کو ہر کوئی جانتا تھا اس سے فائدہ بھی اٹھا چکا تھا، مگر کوئی بھی اس کی تدفین کرنے کو تیار کیوں نہیں تھا؟ زینب باپا سچ ہی تو کہتی تھی کہ زندہ انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے، جو مردہ انسانوں کی بے حرمتی کرنے سے باز نہیں آتے بلکہ اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد اس کو پھینک دیتے ہیں۔ میری ضد کرنے پر اس نے مجھے پتہ تو بتا دیا تھا، مگر مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں اس بدنام علاقے میں جا کر اس لڑکی کے بارے میں کیسے پوچھتی۔ کوئی مجھے اس بدنام علاقے میں دیکھتا تو میرے بارے میں کیا سوچتا، مگر میری آنکھوں کے سامنے بار بار اس لڑکی کا چمکتا ہوا مسحور کن وجود آ رہا تھا اور مجھے اس تجسس میں ڈال رہا تھا کہ اگر وہ اتنی ہی مشہور زمانہ لڑکی تھی تو اس کے جسم سے بھی باقی لڑکیوں کی طرح بدبو کیوں نہیں اٹھ رہی تھی؟ میں اپنے دل میں ہزار سوال لیے اس کوٹھے تک جا پہنچی تھی، جہاں پر شاید کبھی میرے باپ جیسا آدمی بھی نہیں گیا۔ جب میں نے لوگوں سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا جو کم عمری میں حاملہ ہو کر مر گئی، تو ہر ایک کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ میں کس کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، مگر میں جس سے بھی اس کے بارے میں پوچھتی ہر کوئی اس کی برائی ہی کرتا تھا۔ کوئی کہتا کہ وہ تو بہت ہی دعویٰ باز عورت تھی جس نے کوٹھے کے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، تو کوئی کہتا کہ وہ احسان فراموش تھی۔ غرض یہ کہ میں نے جس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا ہر ایک نے مجھے اس کی برائی ہی بتائی، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ شاید مجھے ہی کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، جو میں اس کے بارے میں کوئی نیک بات سننے کے لیے اتنی بڑی جگہ پر بغیر کچھ سوچے سمجھے چلی آئی تھی۔ میں اس علاقے سے نکلنے ہی والی تھی جب ایک بوڑھے فقیر نے مجھے روکا، تو مجھے لگا کہ شاید وہ مجھ سے بھیک مانگے گا، مگر اس نے میرا دھیان اپنی طرف کھینچا جب وہ کہنے لگا کہ بیٹی میں جانتا ہوں کہ تم حور عین کے بارے میں وہ ایک پرہیزگار لڑکی تھی، مگر حالات نے اس کو اس بدنام علاقے میں لا کر پھینک دیا تھا۔ اس کوٹھے کی مالکن کو لگا کہ وہ اس معصوم لڑکی کے ذریعے بہت پیسے بنائے گی۔ وہ حور عین کو ہر رات محفل میں ناچنے پر مجبور کرتی، مگر حور عین
खुद को कमरे में बंद कर लेती और बाद में इसी मालकन से मार खाती, मगर मुझे तो इस अरसे में भीख मांगते बहुत अरसा गुजर चुका है। कोई मुझे भीख में पैसे कुछ पैसे थमा देता था, मगर वो लड़की जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रही हो वो सही मायनों में मेरी इज्जत करती थी और मुझसे दुआ करवाती थी कि इस जहन्नुम से निकल जाए वो, और वो यहाँ से निकलने में कामयाब भी हुई थी। एक लड़का था जो आया था, इससे निकाह किया था इसने, मगर जब मालकन को मालूम हुआ इसने इस मासूम लड़के को मरवा दिया, क्योंकि वो तो हुरैन से फ़ायदा उठाकर पैसे कमाना चाहती थी, मगर हुरैन तब उम्मीद से हो गई और मुझे हर रोज़ कहती थी कि मैं इसके लिए दुआ करता। मालिक को गवारा ना था कि हुरैन बच्चा पैदा करके अपने जिस्म की खूबसूरती को कम करती। इसी वजह से इसने बच्चा मरवाने की कोशिश की, मगर इन सब में हुरैन को भी नुकसान पहुंचा और वो मर गई। जब वो मर गई तो वो किसी के किसी भी काम की ना रही। इसकी लाश को लावारिसों की तरह सड़क के बीच में फेंक दिया। जब मैंने इस लड़की की कहानी सुनी तो मेरे गाल आंसुओं से भीग गए। एक मासूम लड़के को लोगों ने तवाइफ बदकिरदार और ना जाने क्या क्या लक़ब दिए, मगर सच तो ये था कि इस जैसी पाकदामन कोई भी ना थी। मुझे लगता था कि शायद मेरी ज़िंदगी ही मुश्किल थी, मगर हुरैन की कहानी मुझसे ज़्यादा तकलीफ देती। मैंने इस माह की तनख्वाह हुरैन के नाम फ़कीरों को खाना खिलाया, इसके लिए दुआ की थी। मैं इस रात भी बेचैन रही। हुरैन की कहानी मेरे जहन से निकलने का नाम नहीं ले रही थी। एक मासूम लड़की जो कभी किसी की बेटी बहन थी, हालात ने ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहाँ इसकी इज्जत तो क्या, इसकी मौत के बाद इसकी लाश को भी हकारत से ठुकरा दिया गया था। मैंने कई दफ़ा सुना था कि दुनिया जिंदों पर जुल्म करती है, मगर ये हकीकत मेरे सामने थी कि वो मरने के बाद भी जुल्म सह रही थी। मैं जानती थी कि हुरैन जैसे लोगों की ज़िंदगी तो लोग ख़राब कर देते हैं, मगर आखिरत में हुरैन जैसे लोग ही हैं जो सर उठाकर फ़ख्र से चलेंगे। इसने एक फ़कीर से दुआ करवाई थी, इसका ख्याल रखती थी, और इससे इस फ़कीर की दुआ की बदौलत वो दुनिया जैसे जहन्नुम से आज़ाद भी हो गई थी। शायद इसका यही अमल था कि इसकी आखिरत के लिए काफ़ी था। मेरे पास दर्द खाने में हर रोज़ ऐसे केस आते थे कि अगर मैं हर एक के बारे में लिखूंगी तो अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, मगर कहानी ख़त्म ना होगी। मगर हुरैन की कहानी मैं जब भी याद करती हूँ तो मेरी आंखों के गोशे भीग जाते हैं।